बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। अब क्लास 9 की जब बायोलॉजी हम लोग पढ़ने के लिए आज की क्लास में शुरू करते हैं तो सबसे पहले बायोलॉजी का परिचय करेंगे कि क्या होता है बायोलॉजी। हिंदी में तो जानते ही हैं, जीव विज्ञान बोला जाता है। बायोलॉजी बोले तो जीव विज्ञान, अंग्रेजी में बायोलॉजी और हिंदी में इसे जीव विज्ञान कहा गया। अब जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और सजीव आप क्लास 5, 6, 7, 8 तक पढ़ लिए हैं खूब अच्छा तरह से। सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं जानते हैं? जिसमें जान होता है, प्राण होता है, जो चलता है, जो वृद्धि करता है, जो जनन करता है, वह सब सजीव है। और जो न चलता है, न वृद्धि करता है, जिसमें जान प्राण नहीं है, वह निर्जीव होता है। तो सजीव निर्जीव तो आप पहले से जानते ही। तो जितने भी सजीव हैं उन सभी सजीवों के बारे में जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है वह विज्ञान कहलाता है जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान को अच्छा से पढ़ने के लिए इसका वर्गीकरण किया गया। क्यों वर्गीकरण किया गया? आपको बताएं, सजीव में पेड़ पौधा भी आता है, जीव जंतु भी आता है। तो यहाँ से ना इसे दो भागों में बांट दिया गया। एक पेड़ पौधा झाड़ी जितने भी प्रकार के वृक्ष होंगे उन सभी का अध्ययन एक अलग साइड में किया जाएगा, और जितने भी जीव है छोटे से लेकर के बड़े तक उन सभी जीवों का अध्ययन दूसरे साइड में किया जाएगा। तो इसे दो भागों में बांट दिया गया है जीव विज्ञान को, जिसमें से एक भाग बनाया गया है जंतु विज्ञान, और दूसरा भाग बनाया गया है इधर से वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन होगा? पेड़ पौधे का। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन होगा। इस जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन होगा? जीव जंतुओं का। जीव जंतु का अध्ययन जंतु विज्ञान में, पेड़ पौधे का अध्ययन वनस्पति विज्ञान में। अच्छा, जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहा गया है? अंग्रेजी में जूलॉजी कहा गया है। अंग्रेजी में इसे जूलॉजी कहा गया। वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहा गया है? बोटनी कहा गया है। इसे बोटनी कहा गया। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि बायोलॉजी जो है इसका जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक जीव विज्ञान के पूछा जाता है कि जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो जीव विज्ञान के जो जनक होगा, जनक है ये है अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। इधर से जंतु विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु को ही माना जाता है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। अब देखिए, यहाँ से बांट दिया गया जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी जीव है, मनुष्य हो, पशु है, पक्षी है, कीड़ा मकोड़ा है, उन सबों का अध्ययन होगा जंतु विज्ञान में। वनस्पति विज्ञान में जितना छोटा से लेकर के बड़ा तक पेड़ पौधा हो, झाड़ी हो, उन सभी का अध्ययन होगा वनस्पति विज्ञान में। तो अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना दोनों है, जंतु विज्ञान भी और वनस्पति विज्ञान भी। अब दोनों विज्ञान को आगे पढ़ने के लिए जब हम लोग चलेंगे तो एक महत्वपूर्ण बिंदु है, वह बिंदु जान लेते हैं जो दोनों के लिए जरूरी होता है। वह बिंदु क्या है? वह हम लोग को जानना होता है। बायोलॉजी का सबसे पहला जो बिंदु होता है वह होता है कोशिका। कोशिका के बारे में जानना होता है कि कोशिका क्या होता है। अंग्रेजी में इसे सेल कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे सेल कहा जाता है। और इस सेल के बारे में हम लोग जानेंगे, फिर उसके बाद जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान को बारी बारी से पढ़ेंगे, खूब बढ़िया से समझ में आएगा।
अब कोशिका के बारे में जानिए कि कोशिका क्या होती है। तो परिभाषा भी जानेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे जब कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या होती है। देखिए, कोई भी सजीव, पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, कोई भी सजीव उन सजीवों की जो रचना हुई है, जो उसकी संरचना है, जो उसकी बनावट है, वह सभी की सभी कोशिका से ही मिलकर बना है। मतलब उसका निर्माण ही हुआ है कोशिका से। चाहे वो पेड़ पौधा हो, उसका भी निर्माण कोशिका से हुआ, मनुष्य का निर्माण भी कोशिका से हुआ, कोई भी जीव जंतु है, सभी का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से ही हुआ है। अब कोशिका क्या है, यही ना तो हमको जानना है। और सभी सजीव जो कार्यरत होते हैं, जो कोई कार्य करते हैं, कार्य करने में जो सहायक अंग होता है, उसमें भी सहायता कौन करता है? कोशिका। कार्य करने में भी सहायक कोशिका ही होता है। हमारा हाथ है, हम हाथ से लिखते हैं, तो यह लिखने में हाथ की जो कोशिकाएं हैं वह कार्यरत होती है। कोशिका के माध्यम से ही हमारा हाथ काम करता है। हम पैर के सहारे खड़ा है तो हमारा पैर की जो कोशिका है वह कार्यरत है, वह उसी के बल पे हम लोग खड़ा है। अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि कोशिका क्या हो? ऐसे तो बोल चल के समझाने में आप समझ गए कि सजीवों की जो संरचना हुआ या सजीवों की जो क्रियाएं होती है वह सब कोशिका के माध्यम से होती है। परिभाषा के तौर पर क्या जानेंगे कोशिका की? देखिए, परिभाषा देखिए, परिभाषा में हम लोग लिखेंगे, देखिए कोशिका की परिभाषा यदि लिखना हो तो क्या लिखेंगे? कोशिका सभी सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? सभी सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जो सभी प्रकार के कार्यों को स्वतः करने में सक्षम होती है। कोई भी काम हो, उस काम को स्वतः करने में सक्षम होती है। कौन? कोशिका। कोशिका क्या है? सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब यही इकाई से कोई सजीव की संरचना हुआ है और यही इकाई से कोई सजीव किसी काम को करने में सक्षम होता है। तो कोशिका क्या है? कोशिका सभी सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जो सभी प्रकार के कार्यों को स्वतः करने में सक्षम होती है। यह परिभाषा हम लोग लिखित रूप से लिखेंगे। अब हम लोग कोशिका से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसको देखते हैं। पहले इसको नोट करिए। चलिए आइए देखिए, कोशिका से संबंधित जो बोले कि कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग को देखना है, उसमें सबसे पहली बात यह जानना है कि कोशिका की खोज किसने किया था। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, किंतु वह मृत कोशिका थी। सबसे पहले ऐसे आता है कि कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 ईस्वी में। लेकिन रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका खोजी गई थी वह मृत कोशिका थी, जीवित कोशिका नहीं थी। उसके बाद में आकर के जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने किया था। एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक। जब परीक्षा में आपसे इस तरह से पूछे कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तब बोलेंगे एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक। ऐसे क्वेश्चन पूछे कि कोशिका की खोज किसने किया था, तब बोलेंगे रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने किया था। कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइटो है। कोशिका का वैज्ञानिक नाम साइटो है। अब कोशिका का जो अध्ययन होता है वह साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का वैज्ञानिक नाम साइटो है और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। आगे जानेंगे कि कोशिका जिन जीवित घटकों से मिलकर बना होता है उसे कोशिकांग कहा जाता है। कोशिकांग बोले तो कोशिका का अंग। कोशिका जिन जिन घटकों से मिलकर बना हुआ है उसे कोशिकांग कहा जाता है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन तथा स्वान ने। स्लाइडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिकों ने
कोशिका का सिद्धांत दिया था। कब? 1838-39 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन तथा स्वान ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन तथा स्वान ने। कब किया? 1838-39 में। और उन्होंने बताया कि जो भी सजीव का शरीर बना हुआ वह सभी के सभी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ। कोशिका सिद्धांत में स्लाइडेन तथा स्वान ने क्या बताया कि जो भी सजीव बना है उन सजीवों की जो संरचना हुई है वह कोशिकाओं से ही हुआ है। और उन्होंने यह बात बताया कि एक से अधिक कोशिका मतलब अनेकों कोशिका आपस में जब मिलता है तो उससे उत्तक का निर्माण होता है। फिर अनेकों उत्तक आपस में जब मिलता है तो उससे एक अंग का निर्माण होता है। और फिर अनेकों अंग आपस में मिल जाता है तब पूरा एक शरीर का निर्माण होता है। छोटी छोटी कोशिका मिल करके एक उत्तक बनाता है और 2, 4, 5, 10 उत्तक मिल करके एक अंग बनाता है और 2, 4, 10, 20, 25, 50, 100 अनेकों अंग मिल करके एक पूरा शरीर का निर्माण होता है। हम लोग का शरीर है ना, मनुष्यों का शरीर, इसमें हाथ एक अलग अंग है, ये हाथ अलग अंग है, आँख अलग एक अंग है, मुंह भी एक अंग है, नाक भी एक अंग है, सर है, माथा यह भी एक अंग है, पैर यह भी एक अंग है और अनेकों अंग को एक साथ ही मिला करके तब पूरा एक बॉडी बना है, एक शरीर की संरचना हुई है। तो यही सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन तथा स्वान ने, जिसे कहा गया कोशिका सिद्धांत। अब आगे देखते हैं हम लोग कि पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव पाए जाते हैं उन सभी सजीवों में मिला करके ऑल ओवर सजीव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह शुतुरमुर्ग का अंडा होता है और सबसे छोटी कोशिका जो होता है वह माइकोप्लाज्मा होता है। यहाँ से यह दोनों बातें बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। अब कोशिका से संबंधित मनुष्यों में आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह स्त्री, महिला जो होता है ना, मनुष्य में स्त्री जो होती है उस स्त्री का अंडाणु होता है। स्त्री का अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है और पुरुष का जो शुक्राणु होता है वह सबसे छोटी कोशिका होती है। तो मनुष्य से पूछे सबसे बड़ी कोशिका स्त्री का अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका पुरुष का शुक्राणु। पृथ्वी पर पूछेगा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी सजीवों में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। अच्छा, मनुष्य में एक और बात पूछा जाता है कि मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका होता है ब्रेन की कोशिका, जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन ब्रेन की कोशिका होती है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। और एक दो बातें और है इसके आगे, वह भी जान लेते हैं हम लोग। पहले इतना नोट करिए। आइए देखिए, दो और बिंदु बाकी हो गया था, वह क्या है सबसे ऊपर में कि कोशिका का सर्वाधिक जो विभाजन होता है ना वह किस अंग में होता है? तो कोशिका का सबसे ज्यादा विभाजन का है या पुनर्निर्माण का है तो वह लीवर में होता है। लीवर बोले तो हिंदी में यकृत कहा जाता है ना। कोशिका कैसे टूटेगा? तो जहाँ टूटेगा वहीं पर वह फिर जुटेगा, उसका विभाजन होगा तो वहीं पर पुनर्निर्माण भी होगा। तो यह क्रिया सबसे अधिक कहाँ होता है? किस अंग में? कोशिका का सर्वाधिक विभाजन या कोशिका का सर्वाधिक पुनर्निर्माण कहाँ होता है? तो वह होता है लीवर में। कोशिका का सर्वाधिक विभाजन या पुनर्निर्माण लीवर में होता है। और सबसे कम पूछे कि सबसे कम विभाजन या सबसे कम पुनर्निर्माण कहाँ होता है? तो वह ब्रेन में होता है। सबसे कम विभाजन, सबसे कम पुनर्निर्माण बिल्कुल 9 के बराबर कहाँ होता है? तो ब्रेन में होता है। ब्रेन यहाँ होता है ना, ब्रेन में। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है ना कि ब्रेन में ज़्यादा चोट आ जाए तो यहाँ की कोशिका क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। छोटी कोशिका होती है, मर जाता है। और वहाँ पर क्या होगा कि कोशिका का फिर से पुनर्निर्माण नहीं हो पाएगा। तो जहाँ की कोशिका टूटे और वहाँ पुनर्निर्माण न हो
तो वहाँ की कोशिका खत्म हो जाएगा, तब ब्रेन क्या हो जाएगा, काम करना छोड़ देगा। उस स्थिति में आदमी मर जाएगा। या कोई भी जीव हो जिसका ब्रेन यदि खत्म हो जाए तो वह आदमी तुरंत ही खत्म हो जाएगा। ब्रेन पे थोड़ा भी चोट कोशिश किया जाए कि न लगे, थोड़ा भी अधिक चोट लग जाए तो ब्रेन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वहाँ की कोशिका खत्म हो जाएगी, ब्रेन खत्म, मनुष्य खत्म हो जाएगा। अब यहाँ अब देखिए कोशिका के बारे में अब हम लोग और बेहतर तरीका से अध्ययन करेंगे। तो कोशिका को भी बांट दिया गया कितने भागों में, 2 भागों में। कोशिका को 2 भागों में बांटा गया। एक भाग का नाम बताया गया यूकैरियोटिक कोशिका और दूसरे को कहा गया प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, अब इन दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा भी एक शब्द में जान लेते हैं, फिर बाद में इसको विस्तार पूर्वक से जानेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या और विशेष अंतर है। अभी एक बात यह जान लेते हैं कि इसमें जो होता है ना, इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक होता है, और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता। अब इसको थोड़ा सा हम लोग कोशिका की जो संरचना होती है, कोशिका मूल टॉपिक है हम लोग का आज का बेसिक क्लास में, इस कोशिका की संरचना को देख लेते हैं। किस टाइप से होती है कोशिका की संरचना, कुछ इस टाइप से होती है। इस टाइप से कोशिका की संरचना होती है। यह एक कोशिका है और यह इसके अंदर में ना बहुत अनेकों छोटे क्या है, अंग है। इसके भी अंदर में बहुत अंग है, ये सब कोशिका का अंग है। यही सब तो कहलाता है कोशिकांग। और इसके बीच में क्या होता है, एक केंद्रक होता है। कोशिका के बीच में केंद्रक होता है। इधर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके बाद राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, बहुत सारे इसमें जितना है ना यह सब अंग है। और हम लोग अब कोशिका के इसके बाद की क्लास में अब क्या जानेंगे, कोशिका के अंगों का अध्ययन करेंगे। अभी यहाँ पर देखें क्या, यह एक कोशिका है और इस कोशिका में केंद्रक है। तब केंद्रक वाला जितना कोशिका होगा वह सभी के सभी यूकैरियोटिक कोशिका कहलाएगा। और कुछ कोशिका ऐसा भी होता है जिसमें केंद्रक नहीं होता है, तब उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे, बिना केंद्रक वाले कोशिका को। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। यह क्लास यह था कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, और सबसे एक मुख्य बिंदुएं जो थी कोशिका के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना था। अब हम लोग अगले क्लास में फिर से बढ़िया से जानेंगे कि कोशिका के कौन कौन से अंग है और उस अंग का क्या कार्य है। इसके कार्यों को जानेंगे, इसके अंगों से परिचित होंगे, इसके कार्यों को जानेंगे, तो फिर आगे हम लोग को बायोलॉजी अच्छा से समझ में आएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल की क्लास में हम लोग कोशिका के अंगों का अध्ययन करें।